मैं वापस नहीं आ रही हूं। मुझे कोई और मिल गया है जो तुमसे बेहतर है। तुम्हारा सारा सामान मैंने गोदाम में भिजवा दिया है। मेरा नाम लेखराज कसेरा, उम्र 54 वर्ष है। मैं दिल्ली के अपने डिफेंस कॉलोनी वाले फ्लैट की रसोई में रात 11:42 पर मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था। मेरी पत्नी दीपाली कसेरा गर्ल्स ट्रिप के बहाने चौथे दिन ऋषिकेश में होने वाली थी, लेकिन अचानक उसका यह मैसेज आया। साथ में एक बैंक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी था। 99 लाख रुपए हमारे जॉइंट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। मैंने चुपचाप मोबाइल मेज पर रखा, चाय की आखिरी चुस्की ली और सोचा, 15 साल की शादी 2 लाइनों और एक स्क्रीनशॉट में खत्म हो गई। कई महीनों से इशारे मिल रहे थे, वीकेंड ट्रिप जो अचानक लंबी हो जाती थी, नए कपड़े जो कभी मेरे सामने नहीं पहने गए, कॉल्स जो मेरी एंट्री पर अचानक कट जाती थीं। मैं सब समझ रहा था। मैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट हूं, गड़बड़ पकड़ना मेरा काम है। पर मैंने चुप्पी साधी। शायद यही मेरी पहली गलती थी, या फिर मेरी सबसे बड़ी गलती थी दीपाली जैसी औरत से शादी करना, जिसे मेरी नौकरी बोरिंग नंबर और स्प्रेडशीट लगती थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, उस ईमेल अकाउंट में लॉगिन किया जिसका दीपाली को कोई पता नहीं था। वहां बैंक सिक्योरिटी अलर्ट के 3 नोटिफिकेशन थे। किसी ने मेरे अकाउंट्स के पासवर्ड बदलने की कोशिश की थी। वो अपनी चालें पूरी प्लानिंग से चल रही थी। मुझे उसकी चालाकी की दाद देनी पड़ी। मैंने मोबाइल उठाया और सिर्फ 2 शब्द लिखे, शुभकामनाएं। फिर मैंने अपने बड़े भाई जगतराम कसेरा को फोन किया। भाई, याद है 5 साल पहले जो प्लान बनाया था? हाँ, याद है। क्या वाकई वक्त आ गया? हाँ, उसने अभी अभी अपनी चाल चल दी है। कॉल काटने के बाद मैंने दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर की तरफ देखा। वही एक तस्वीर जिसमें हम दोनों साथ थे। शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मैं और दीपाली बंसल पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के एलुमनाई इवेंट में मिले थे। मैं तब 38 साल का था। अपनी पहली असफल शादी के बाद करियर बनाने में लगा हुआ था। दीपाली 34 की थी, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी, और मेरी जॉब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा कहती थी, मुझे डिटेल्स समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना कमा लो कि अच्छी जिंदगी जी सकें। 1 साल डेटिंग के बाद हमने शादी कर ली। मैंने उसके योगा स्टूडियो के लिए पैसा दिया, बड़ा घर, लग्जरी कारें, महंगे ट्रैवल्स, सब कुछ। एक दिन मेरे पिताजी, धर्मपाल कसेरा, जब हमारे गांव सीकर, राजस्थान में घर की छत पर लकड़ी का डेक ठीक कर रहे थे, हथौड़ी रोक कर बोले, बेटा, मैंने देखा है तेरी बीवी तेरे पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर रही है। बेटा, एक बात ध्यान रखना। धर्मपाल कसेरा जी ने हथौड़ी रखते हुए बड़े प्यार से कहा था, वो पैसा तो खर्च कर ही लेगी, पर यह जरूर देखना कि उसे इस बात की कदर हो कि तुम वो पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हो। मैंने उस समय बात को हल्के में लिया, पर वो शब्द मेरे मन में कहीं गहरे बैठ गए। शादी के 6 साल बाद मैंने चुपचाप अपनी संपत्ति को एक नई संरचना देनी शुरू कर दी। कुछ भी गैर कानूनी नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए। 2 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां बनाई, ट्रस्ट स्थापित किए, क्रिप्टो में निवेश किया और विदेशी क्लाइंट्स के लिए ऑफशोर अकाउंट्स बनाए। दीपाली को सिर्फ हमारे जॉइंट सेविंग्स और करंट अकाउंट की जानकारी थी। बाकी सब मैं अकेले संभालता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो फिटनेस और सोशल मीडिया की दुनिया में खोती जा रही थी। उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हजारों में पहुंच गए थे। अब वो वेलनेस कम्युनिटी के साथ ट्रिप्स पर जाने लगी थी, पहले वीकेंड्स और फिर पूरे हफ्ते। जब मैंने पूछने की कोशिश की तो कहती, तुम बोर हो जाओगे लेखराज, बस योगा और जूस क्लेंसेस की बातें होती हैं। पिछले साल क्रिसमस पर उसने मेरा जन्मदिन तक भूल गई। जब मैंने अगले दिन याद दिलाया तो एक महंगी घड़ी लाकर बोली, स्टूडियो एक्सपांशन में इतनी बिजी थी, सॉरी। मैंने मुस्कुराकर घड़ी तो रख ली, लेकिन उसी रात मैंने अपने कंटिजेंसी प्लान के कागज पूरे कर लिए। सारे संकेत सामने थे, बस मैं उन्हें मानना नहीं चाहता था। अगली सुबह मैं रोज की तरह जल्दी उठा, चाय बनाई और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन किया, जो मैंने अपने काम और पर्सनल यूज दोनों के लिए डिजाइन किया था। सिर्फ कुछ क्लिक में मैंने और जगतराम ने मिलकर जो कंटिजेंसी प्रोटोकॉल तैयार किया था उसे एक्टिवेट कर दिया। सारे जॉइंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए। 99 लाख रुपए के ट्रांसफर पर फ्रॉड अलर्ट लगा दिया और अपने बैंक कॉन्टैक्ट्स से तुरंत प्रोसेस करवाया। सारी डिटेल्स और सबूत वकील को भेजे, साथ ही तलाक की अर्जी डालने का निर्देश भी दे दिया। फिर मैंने मां को फोन किया, मां, दीपाली मुझे छोड़कर चली गई, पैसे भी ले गई और मेरा सामान भी बाहर फेंकवा दिया, जब वो ऋषिकेश ट्रिप पर होने का बहाना बना रही थी। मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे दुख है बेटा, लेकिन मैं चौंकी नहीं। अब क्या करोगे? मैंने शांत स्वर में कहा, जो मैं पिछले कई सालों से प्लान कर रहा था, अब मैं अपने हक की रक्षा करूंगा। करीब 1 घंटे बाद मेरा फोन दीपाली कसेरा के नाम से लगातार बजने लगा। पहले कॉल, फिर दूसरी, फिर लगातार 10 बार, फिर एक मैसेज,
तुमने क्या कर डाला? पैसे गायब हो गए हैं, मेरे कार्ड भी काम नहीं कर रहे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे उस गोदाम पहुंचा जिसका पता उसने मैसेज में भेजा था। कोड डालकर अंदर गया। वहां मेरे 2 डिब्बे रखे थे, थोड़े से कपड़े और मेरा लैपटॉप। बाकी सब गायब था। पारिवारिक तस्वीरें, पिताजी की दी हुई किताबें, पुरानी यादें, सब कुछ। उसी पल मैंने अंदर एक अजीब सी कठोरता महसूस की। ये अब सिर्फ धोखा नहीं था, ये मेरी अस्मिता और भरोसे पर हमला था। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उन 15 सालों की बात थी जिन्हें एक झटके में बर्बाद कर दिया गया। ये उस सोच की बात थी कि कोई मुझे मेरी ही जिंदगी से मिटा सकता है। मैंने एक कैफे में रुककर अपना लैपटॉप खोला। अपने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एक्सेस से मैंने उस इंसान की पूरी जानकारी निकालनी शुरू की जिसे दीपाली पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर टैग कर रही थी। वही कोई बेहतर जिसका जिक्र उसने किया था। उसका नाम था त्र्यंबक, ट्रे हरमन, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर। जो पता चला उसने मेरी सारी शंकाओं की पुष्टि कर दी। उसके जिम बिजनेस पर पहले ही भारी कर्ज था, 3 मैक्सिमम लिमिट तक भरे क्रेडिट कार्ड, एक लीज जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, और 2 महीने पहले दीपाली ने उसके लिए कार लोन पर कोसाइन भी कर दिया था। मैंने लैपटॉप बंद किया और सीधे होटल चला गया। कई सालों बाद पहली बार मुझे पूरी तरह स्पष्ट था कि अब क्या करना है। अब कोई गमोत्सा नहीं था, बस फोकस था। सोमवार सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी असिस्टेंट वंदना ने आश्चर्य से कहा, सर मुझे लगा आप छुट्टी लेंगे। मैडम दीपाली ने 3 बार कॉल किया है। क्या कहा उसने? कह रही थी कि बैंक अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, आपसे तुरंत बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। अगर दोबारा कॉल करें तो कह देना मेरे वकील से बात करें। कुछ घंटों बाद वंदना का इंटरकॉम बजा। सर आपकी पत्नी आई हैं, कह रही हैं कि तुरंत आपसे मिलना है। मैंने लंबी सांस ली और रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। दीपाली वहां खड़ी थी, सिर पर डिजाइनर चश्मा, महंगे योगा कपड़े, चेहरे पर वही पुरानी मीठी मुस्कान जो पिछले 15 सालों से वो जब भी कुछ चाहती थी लगा लेती थी। लेखराज, बैंक में कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, उसने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि सभी लोग सुन सकें। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। मैंने धीरे से जवाब दिया, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुमने मेरी अनुमति के बिना पैसा ट्रांसफर किया, बैंक ने इसे फ्रॉड मान लिया। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। वो हमारा जॉइंट अकाउंट था, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैंने गंभीरता से कहा, तुम अब मेरी पत्नी नहीं, मेरी होने वाली पूर्व पत्नी हो। तुमने अकाउंट खाली करके मुझे छोड़ने और किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यह सीधा आर्थिक अपराध है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे से फुसफुसाई, तुम मेरे खिलाफ जांच करवा रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं बस अपने पैसे और अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। मैं केस लड़ूंगी, मुझे सब कुछ में आधा हिस्सा चाहिए, वह गुस्से से बोली। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आधा? हां, जो भी उन अकाउंट्स में है उसका आधा ले सकती हो। मैंने दीपाली की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है बस इतना ही था? वो चौंक कर पलकें झपकाने लगी। क्या मतलब? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता चल जाएगा डिस्कवरी के दौरान। फिर मैं बिना उसकी ओर देखे अपने ऑफिस की तरफ लौट गया। उसी दोपहर दीपाली के नए वकील का ईमेल आया जिसमें मांग की गई थी कि मैं तुरंत अपने सारे वित्तीय रिकॉर्ड साझा करूं। साथ ही धमकी दी गई कि अगर मैंने ऐसा न किया तो वो मेरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में गड़बड़ी उजागर कर देंगे। ये चाल बेहद बचकानी थी। मैंने ईमेल अपने वकील सुनील शर्मा एडवोकेट को भेज दिया। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी, जैसा प्लान किया था वैसे ही आगे बढ़िए। शाम होते होते दीपाली ने हमारे कॉमन फ्रेंड्स को भी अपने पक्ष में कर लिया। फोन और मैसेज की बाढ़ आ गई। लेखराज, तुम इतने बेरहम और कंट्रोलिंग क्यों बन गए हो? पर किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपाली पिछले हफ्ते कहां थी, किसके साथ थी, या 99 लाख किसने निकाले। मैंने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सीधा कम्युनिटी सेंटर वाले जिम चला गया जहां मैं सालों से जाता था। ना तो दीपाली का स्टूडियो, ना त्र्यंबक हरमन, ट्रे का लग्जरी फिटनेस सेंटर। मैंने तब तक वेट उठाए जब तक हाथ कांपने न लगे। फिर होटल लौट गया। झाल कसता जा रहा था, पर मेरे चारों ओर नहीं, उनके चारों ओर। 3 दिन बाद मेरे वकील का फोन आया। हमें कुछ बहुत दिलचस्प मिला है। क्या? मैंने पूछा, हालांकि मुझे पहले ही अंदाजा था। दीपाली पिछले 1 साल से आपके जॉइंट अकाउंट से चोरी छिपे पैसे निकाल रही थी। पहले छोटे ट्रांसफर, फिर धीरे धीरे बड़ी रकम। कहां भेज रही थी? कुछ उसके पर्सनल सेविंग्स में, लेकिन ज्यादातर पैसे त्र्यंबक हरमन के नाम रजिस्टर्ड एक बिजनेस एलएलसी में। कितनी रकम? करीब 66 लाख, $80,000। और सारा पैसा आपके जॉइंट अकाउंट से गया है।
मतलब अब हम आर्थिक बेवफाई का चार्ज भी तलाक के केस में जोड़ सकते हैं। मैंने वकील का धन्यवाद किया और फोन रख दिया। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पर फिर भी सच सामने आना सीने में एक तेज चोट जैसा लगा। दीपाली ने ना सिर्फ मुझे किसी और के लिए छोड़ा, बल्कि 1 साल पहले से ही उसकी पूरी प्लानिंग थी मेरे ही पैसों से अपने और अपने नए प्रेमी के बिजनेस को फंड करना। उसी रात अननोन नंबर से एक मैसेज आया, तुम पीछे हट जाओ, दीपाली तुमसे बेहतर की हकदार है, मामले को ज्यादा गंदा मत बनाओ। त्रयंबक हरमन अब सीधे सामने आ चुका था। अगली सुबह मैं सीधे अपने भाई जगतराम कसेरा के घर गया। जगतराम डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। कई मामलों में हमारी जोड़ी पहले भी काम कर चुकी थी, लेकिन यह मामला बेहद निजी था। मैंने गंभीरता से कहा, मुझे हर जानकारी चाहिए, हार्मन फिटनेस एलएलसी के बैंक रिकॉर्ड, लोन, क्रेडिट एप्लीकेशन, सब कुछ। जगतराम ने भौहें चढ़ाईं। सब लीगल तरीके से, है ना? बिल्कुल। हम सिर्फ पब्लिक डाटा को दूसरों से तेज जोड़ेंगे। 3 घंटे बाद जवाब हमारे सामने था। त्र्यंबक हरमन सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ नहीं था। त्र्यंबक हरमन की सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी एक शानदार सक्सेस स्टोरी लग रही थी, लेकिन असलियत में उसकी दुनिया डूब रही थी। नया इक्विपमेंट, जिम का विस्तार, इवेंट्स, सब कुछ उधारी और रिस्की लोन पर टिका था। हाल ही में दीपाली के पैसों से भी कई खर्च पूरे किए गए थे, लेकिन कुछ और भी था जो शायद दीपाली भी नहीं जानती थी। इसे देखो, जगत राम ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। 4 महीने पहले त्रियंबक ने स्मॉल बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था और जिम के इक्विपमेंट को गिरवी रखा था। मैंने कहा, यह तो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन देखो किसने को साइन किया। मैं स्क्रीन की ओर झुका। डॉक्यूमेंट पर दीपाली कसेरा के सिग्नेचर थे। 1,45,50,000 रुपए, 175,000 अमेरिकी डॉलर के इक्विपमेंट लोन पर उसने को साइन किया था। तुम्हारे छोड़ने से पहले ही, जगत राम ने धीरे से कहा, और सबसे बड़ी बात, लोन डॉक्यूमेंट में लिखा है स्पाउस ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने तुम्हारे मैरिटल स्टेटस का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें बेहतर टर्म्स मिलें। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। उसने मेरी जानकारी के बिना मेरे एसेट्स को उसके लोन के लिए दांव पर लगा दिया। बिल्कुल, और भी है। 3 क्रेडिट कार्ड, एक कार लीज और नई कमर्शियल स्पेस रेंटल, सभी में दीपाली ने कोसाइन किया और सभी में तुम्हारे मैरिटल एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर दिखाया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बच्चे अपने खेल में मस्त थे, जैसे इस दुनिया की बड़ों की चालबाजियों से बेखबर हों। मैंने गहरी सांस ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है उसने क्या कर डाला है, और नहीं त्र्यंबक को। अगली सुबह मैंने अपने वकील सुनील शर्मा से मुलाकात की और सारा डेटा उनके सामने रखा। हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। हम आज ही इमरजेंसी एसेट प्रोटेक्शन के लिए केस फाइल करेंगे। सिर्फ लोन फ्रॉड ही इतना है कि कोर्ट तुरंत सारे एसेट्स फ्रीज कर देगा जब तक तलाक सेटल ना हो जाए। उसी दोपहर मैं हार्मन फिटनेस स्टूडियो गया। जिम चमचमाता हुआ, मॉडर्न, और हर दीवार पर मोटिवेशनल कोट्स और त्र्यंबक हरमन की तस्वीरें लगी थीं। अंदर महंगे जिम कपड़ों में युवा लड़के लड़कियां मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे, पर असल में वर्कआउट कोई ढंग से नहीं कर रहा था। त्र्यंबक ने मुझे आते ही पहचान लिया। हाथ आगे बढ़ाया, मुस्कान बिल्कुल परफेक्ट इन्फ्लुएंसर स्टाइल में। आप ही लेखराज हैं, दीपाली ने आपके बारे में बताया है। मैंने हाथ नहीं मिलाया, बस ठंडे स्वर में कहा, हाँ जरूर बताया होगा, हमें प्राइवेट में बात करनी है। उसकी मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ गई, लेकिन फिर भी वह मुझे अपने ऑफिस में ले गया। कांच की दीवारों वाला ऑफिस, सब देख सकते थे लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती थी। क्या मदद कर सकता हूं? उसने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। मैंने टेबल पर एक फोल्डर रख दिया। इसमें वो हर फाइनेंशियल डिटेल है जो तुम्हें और दीपाली को जोड़ती है, लोन, क्रेडिट कार्ड, लीज, ऑल कुछ मेरे मैरिटल एसेट्स की सिक्योरिटी के नाम पर। त्र्यंबक ने फोल्डर उठाया। त्र्यंबक ने सावधानी से फोल्डर देखा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, सीधी सी बात है, दीपाली ने हमारी शादी का फायदा उठाकर तुम्हारे बिजनेस लोन में सिक्योरिटी लगवाई। अब हम तलाक ले रहे हैं और ये गारंटी अब वैध नहीं रह गई है। उसका चेहरा फक पड़ गया। फोल्डर के पन्ने पलटते हुए वह बोला, यह सब दीपाली और मेरे बीच का लीगल बिजनेस एग्रीमेंट है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन बैंक ने इसे मेरी और दीपाली की सम्मिलित संपत्ति और इनकम के आधार पर अप्रूव किया था। अब दीपाली को उन एसेट्स तक पहुंच नहीं है। त्र्यंबक ने फोल्डर बंद कर दिया और गंभीरता से पूछा, तुम चाहते क्या हो? मैंने शांति से जवाब दिया, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें बता देना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि बहुत जल्द बैंक तुमसे पूरा लोन वापस मांगने वाले हैं। त्र्यंबक ने घबरा कर कहा, दीपाली तो कहती थी कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हें पैसे की परवाह नहीं।
मैंने गहरी सांस ली और कहा, पैसा कभी मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा था भरोसे का। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, एक आखिरी बात। जब दीपाली घर छोड़कर गई तो उसने मेरी कुछ बेहद कीमती व्यक्तिगत चीजें भी ले लीं। पारिवारिक तस्वीरें, पिताजी की घड़ी और कुछ यादगार वस्तुएं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। त्रयंबक ने मुझे एक लंबी नजर से देखा और बोला, मैं कोशिश करूंगा कुछ कर पाने की। मैंने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। अगले दिन मेरे होटल में एक कुरियर बॉक्स पहुंचा। अंदर वही सब था जिसकी मुझे तलाश थी। फैमिली फोटोज, पिताजी की घड़ी और अन्य निजी चीजें। कोई नोट नहीं, बस सामान। उसी दोपहर वकील सुनील शर्मा ने कंफर्म किया, कोर्ट ने इमरजेंसी एसेट प्रोटेक्शन मंजूर कर दी है। अब तलाक फाइनल होने तक कोई भी साझा संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। मैंने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन किया। डाटा देखकर पता चला कि दीपाली ने पिछले 24 घंटे में 17 बार फ्रीज अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसने हमारे घर को गिरवी रखकर नया क्रेडिट लाइन खोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर फोन बजा, दीपाली का नाम। इस बार मैंने उठा लिया। तुमने क्या कर डाला? वो कांपती आवाज में बोली। बैंक ने त्रयंबक के सारे लोन वापस मांग लिए हैं। कल ही उनका जिम का इक्विपमेंट जब्त होने वाला है। मैंने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्हारा बदला पूरा हो गया लेखराज, तुम उसे बर्बाद कर रहे हो बस मुझे चोट पहुंचाने के लिए। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अपने आप को फ्रॉड से बचा रहा हूं। तुमने हमारी शादी का इस्तेमाल उसके लोन सिक्योर करने के लिए किया, मेरी जानकारी और अनुमति के बिना। यह कानूनन अपराध है। हम इसे आपस में सुलझा सकते हैं। दीपाली की आवाज अचानक नरम हो गई। घर लौट आओ, बात करते हैं। 15 साल की शादी, और उसे अब भी लगता था कि मैं इतनी आसानी से उसकी बात मान लूंगा। मैंने स्पष्ट कहा, बात करने को कुछ नहीं बचा। तलाक की प्रक्रिया जारी रहेगी, फ्रॉड की जांच भी पूरी होगी, और त्रयंबक भी अपने गलत फैसलों का महंगा सबक सीखने वाला है। मैंने कॉल काट दी और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उस रात मुझे कई महीनों बाद सबसे सुकून भरी नींद आई। 3 हफ्ते बाद मैं कोर्ट द्वारा निर्धारित मीडिएशन मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। दीपाली और उसके वकील कमरे में दाखिल हुए। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। महंगे डिजाइनर कपड़े और मेकअप भी उसकी तनाव भरी हालत को नहीं छुपा सके। पहले उसके वकील ने बात शुरू की। मेरी क्लाइंट अब भी संपत्ति के बंटवारे को लेकर सहयोग करने को तैयार है, बावजूद इसके कि अब तक काफी आक्रामक तरीके अपनाए गए हैं। मेरे वकील सुनील शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह जानकर अच्छा लगा, लेकिन एक नई जानकारी सामने आई है। उन्होंने एक कागजात का फोल्डर सामने सरका दिया। बैंक की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि दीपाली ने कई लोन डॉक्यूमेंट्स पर लेखराज के सिग्नेचर की फर्जी नकल की और उनके वैवाहिक एसेट्स को बिना जानकारी के गिरवी रखा। दीपाली के वकील ने दस्तावेजों को पढ़ते पढ़ते चेहरा सफेद कर लिया। हमें इसे रिव्यू करने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि बैंक ने इस मामले को पहले ही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास भेज दिया है। आज की यह बैठक सिर्फ औपचारिकता है, क्रिमिनल चार्जेस फाइल होने से पहले। दीपाली ने अविश्वास में मेरी ओर देखा। क्रिमिनल चार्जेस? लेखराज, तुम सीरियस हो? मैंने उसकी आंखों में स्थिरता से देखा। यह केस मैंने नहीं किया, बैंक ने किया है। यही होता है जब कोई लोन फ्रॉड करता है। उसके वकील ने धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। दीपाली ने सिर हिलाकर इनकार किया। अगर मिसेस कसेरा, दीपाली, हमारी सेटलमेंट डील पर आज साइन करती हैं, मेरे वकील ने कहा, तो लेखराज बैंक को एक स्टेटमेंट देंगे जिससे क्रिमिनल केस की गंभीरता कुछ कम हो सकती है। वो ना तो चोरी हुई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, न ही जॉइंट अकाउंट से निकाले गए पैसे के लिए केस करेंगे। मैंने दीपाली को देखा। जिस दुनिया को उसने बड़ी मेहनत से बनाया था वो उसके सामने ही बिखर रही थी। उसे उम्मीद थी कि मैं गुस्सा करूंगा, जलूंगा या माफ कर दूंगा, लेकिन उसे असली परिणामों की उम्मीद नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, सेटलमेंट बहुत उदार है। योगा स्टूडियो तुम्हारे पास रहेगा जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है। तुम्हारी कार और पर्सनल सामान भी तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें कोई एलिमनी, भरण पोषण राशि नहीं मिलेगी, और जो भी लोन या कर्ज तुमने मेरे नाम पर लिए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और त्र्यंबक, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। त्र्यंबक हरमन की फाइनेंशियल दिक्कतें उसकी अपनी समस्या हैं। अब तुम्हारे पति के एसेट्स उसकी गारंटी में नहीं हैं, इसलिए बैंक ने पहले ही उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दीपाली ने बिना किसी बहस के कागजों पर साइन कर दिए। बैठक से बाहर निकलते हुए दीपाली ने मेरी बांह पकड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह जवाब दोगे। तुम तो हमेशा सब मान लेते थे। मैंने शांत भाव से जवाब दिया, वो मेरा चुनाव था। ठीक वैसे ही
जैसे यह सब कुछ तुम्हारा चुनाव था। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। 1 महीने बाद मैंने होटल छोड़कर दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में एक छोटे लेकिन खूबसूरत पुराने घर में शिफ्ट किया। कुछ खास नहीं, बस मजबूत नींव और सच्चाई वाली जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैंने अपने नए घर में काम शुरू कर दिया था। ऐसा काम जो मेरे हाथों को व्यस्त और दिमाग को शांत रखे। शामों में अकेलेपन की जगह अब घरों की मरम्मत और सजावट ने ले ली थी। इसी बीच कॉमन फ्रेंड से पता चला कि दीपाली ने उत्तराखंड शिफ्ट होकर नई शुरुआत की है। उसका इंस्टाग्राम अब पहाड़ों के नजारों और नई शुरुआत जैसे मोटिवेशनल कोट्स से भरा पड़ा था। त्र्यंबक हरमन का जिम एक राष्ट्रीय चेन को बेच दिया गया था और वो खुद गोवा चला गया था अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। किसी ने भी अपनी असफलताओं का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोग अपनी हार का प्रचार नहीं करते। शनिवार को मेरे भाई जगत राम ने मेरी रसोई में नई अलमारियां लगाने में मदद करने के लिए घर आकर कहा, दीपाली का कोई संदेश या फोन आया? मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, और अब मुझे किसी उम्मीद की जरूरत भी नहीं है। तुम तो चाहो तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते थे, जगत राम ने कहा। केस और फ्रॉड चार्ज ही काफी थे सब कुछ लेने के लिए। मैंने कंधे उचकाए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या फायदा, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम चुपचाप काम में लग गए। तख्तों को नापना, काटना, जोड़ना, सब कुछ एक मेडिटेटिव सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, सोच रहा हूं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं, उत्तर भारत में कहीं पहाड़ों पर चला जाऊं, थोड़ा शांति में वक्त बिताऊं, मछली पकड़ूं। पिताजी को भी यही पसंद आता, जगत राम ने जवाब दिया। तुम उनके जाने के बाद कभी नहीं गए। उस शाम जब जगत राम चला गया तो मैं अपने आंगन में बैठकर एक ग्लास विस्की के साथ चुपचाप सोचता रहा। पूरा मोहल्ला शांत था। कभी कभार किसी बच्चे की हंसी या कुत्ते के भौंकने की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। दीपाली के चुने गए उस महंगे पॉश इलाके से बिल्कुल अलग यहां की सादगी में एक अजीब सा सुकून था। असली जिंदगी जैसा। मैंने पिछले 15 सालों के बारे में सोचा। कैसे मैंने किसी और को अपनी जिंदगी, अपनी पहचान और अपने फैसले तय करने दिए। कैसे संकेत साफ दिख रहे थे लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा किया। पर सबसे बड़ी बात, जब समय आया तो मैं तैयार था, क्योंकि दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा पता था कि एक दिन यह होना ही था। मुझे कोई जीत का एहसास नहीं था, कोई बदला पूरा करने का संतोष नहीं, बस एक गहरी आजादी का एहसास था। अगली सुबह मैंने ऑफिस फोन कर कहा, मैं 2 हफ्तों की छुट्टी ले रहा हूं। फिर अपना बैग पैक किया, घर लॉक किया और उत्तर भारत की ओर निकल पड़ा। बिना किसी प्लान, बिना किसी उम्मीद, बस खुले रास्तों और सच्ची आजादी के साथ। पहली बार वर्षों बाद दिल में कोई बोझ या अधूरी शिकायतें नहीं थीं। कहानी से सीख, कभी भी किसी को इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी शांति छीन सके। विश्वास करो, खुद के लिए खड़ा होना ही असली जीत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी को अपनी जिंदगी में सही फैसला लेने की ताकत दे सकती है। अगर आपको भी कभी किसी ने धोखे में रखा, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया या आपको कमजोर समझा, तो याद रखिए, खुद के आत्मसम्मान और हक की रक्षा करना ही असली जीत है। इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करें ताकि औरों को भी यह सीख मिले कि जिंदगी में जब भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो आप उठकर और भी मजबूती से खड़े हो सकें। भरोसे की कीमत होती है और जब कोई उसे तोड़ता है तो अपनी हदें तय करना भी जरूरी है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? आपकी कहानी भी किसी के लिए रोशनी बन सकती है।